अच्छा जी, इस सवाल को अगर हम देखें रेशियोज के मेरे बच्चों, तो ये कह रहा है कि भाई हार्डी एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, उसने समराइज किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कुछ ऐसे। अच्छा भाई, अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मुझे एक फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि भाई इन्वेंट्री जो दी हुई है आपको सितंबर 2020 पे, वो दी हुई है 2500 की। फिर बोले डिस्पाइट द अबव इवेंट्स, यानी ऊपर जो कोई भी इवेंट्स हुए हैं आपकी कंपनी की ज़िंदगी में, बोर्ड ये मानता है कि उन्होंने फिर भी परफॉर्म अच्छा किया है। और फिर डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि हमारा जीपी रेशियो इम्प्रूव हुआ है। तो इसके ऊपर प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। सबसे पहले डायरेक्टर्स ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जीपी रेशियो इम्प्रूव हुआ है। तो अगर जीपी रेशियो इम्प्रूव हुआ है तो क्या वाकई हुआ है या नहीं हुआ है, या प्लीज़ कमेंट करके बताएं अंग्रेजी में लिख के, ताकि मैं चेक करूं। कंसिडरिंग दिस सिचुएशन, हाँ जी, हसान कह रहे हैं कि सर डिक्रीज़ हुआ है। ओके सर, ये लॉसेस के साथ साथ हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर माइनस करनी है कॉस्ट ऑफ सेल से। आप देखें, हाँ जी, पहले आप ये कमेंट करके बताएंगे ना, इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ है, ये थोड़ी ना पूछा है मैंने। तो ये बोला है कि भाई डायरेक्टर्स का विश्वास है कि ये जो हमारे पास देखो, कमेंट करना, आपने रिक्वायरमेंट को सही नहीं पढ़ा ना मेरे बच्चों। डायरेक्टर्स से दैट जीपी रेशियो हैज़ इम्प्रूव्ड, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस, यानी आपने कमेंट करना है। हाँ जी, आपने कमेंट करना है कि क्या डायरेक्टर का कंटेंशन सही है या नहीं है। अनीब कह रहे हैं सर जीपी रेशियो डिक्रीज हुआ है एज सेल्स रिड्यूसेस बट कॉस्ट ऑफ सेल्स रिमेन अप्रोक्सीमेट द सेम। अच्छा, यानी अनीब आप कह रहे हैं कि जीपी रेशियो जो है वो डिक्रीज हुआ है, ऐसा है? हाँ जी, और ये जो आपने लिखा है ना अनीब, ये थोड़ी सी इनफॉर्मल ड्राफ्टिंग है, इस पे आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, इस पे आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। व्हाट यू नीड टू डू इज प्रॉपर ड्राफ्टिंग, प्रॉपर ड्राफ्टिंग। हाँ भाई, बाकी बच्चों यार, तुम लोगों के लिए सेशन लगाए ना, क्या मर गए हो क्या? लिखो ना, वरना अभी बंद करूं और दे दूं रिकॉर्डिंग इसकी। हाँ जानी, तुमने क्या लिखा? जो भी लिखा है रीड करो, कोई मसला नहीं, सीखने आया हुआ है। नहीं, आपने पहले जीपी रेशियो पे कमेंट करना है। वो डायरेक्टर कह रहा है कि भाई मेरा जीपी रेशियो इंक्रीज हुआ है, क्या वाकई में इंक्रीज हुआ है? देखो अगेन रिक्वायरमेंट देखो, डायरेक्टर से दैट द जीपी रेशियो हैज इंप्रूव, प्लीज कमेंट ऑन दिस। इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम ये देखें जीपी रेशियो के लिए, तो मैंने यहाँ पर इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, ये तो डिक्रीज हुआ है ना। तो आपने गलत कर लिया ना। तो आपने ये देखना है कि करंट ईयर ये यानी आप बच्चों कह रहे हैं कि डिक्रीज हुआ है। एज कॉस्ट ऑफ सेल्स हैज बीन चार्ज विद लॉस ड्यू टू डिक्रीजेज इन वैल्यू रिमूवेबल, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, दिस हैज कॉज द रिडक्शन इन जीपी। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखिए आपने इसके अंदर ना एबनॉर्मलिटीज़ को एडजस्ट करना होगा। कैसे, मेरी बात को समझें। मेरी बात को समझें जी। इधर मैंने कहा कि सर अगर मैं यहाँ पे आपके लिए पीपी का अकाउंट बनाऊं, तो सवाल से देख के जल्दी से बताते हो पीपी का ओपनिंग कितना है? हाँ जी, पीपी का ओपनिंग कितना है मेरा भाई? आपने कहा नहीं, गलत कह रहे हो, 24,500। हाँ, आगे पीछे का ख्याल रखो ना। क्लोजिंग,
हाँ भाई, क्लोजिंग कुलसुम कह रही है कि सर आ रहा है ये 17,600 का। अच्छा, इसके अंदर आपको उसने सवाल में बताया है, प्लीज़ इधर देखिएगा यहाँ पर फोकस के साथ। इसके अंदर उसने सवाल में लिख के दिया है कि देयर वर नो एडिशंस टू और डिस्पोजल्स फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस साल कोई एडिशन और डिस्पोजल नहीं है। बट एक चीज़ आप यहाँ पे मद्देनजर रखें, मैंने सवाल में हर वो चीज़ टेस्ट करने की कोशिश की है जो एग्जामिनर पूछ सकता है। आप ये देखिएगा, आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ऑनलाइन वालों पहले बताओ ये बात समझ आ रही है? रीवैल्यूएशन सरप्लस जो आपका है वो जीरो हो रहा है। ऐसा है भाई? जल्दी बताओ। तो हमने कहा रीवैल्यूएशन, हाँ वेरी गुड, रीवैल्यूएशन सरप्लस जीरो होने का मतलब यह है कि इस साल आपने जब अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की है तो वो आके मतलब रिवर्स होके लॉस पे आ गया है। अब वो नीचे आपको लिख के दे रहा है, नीचे आपको लिख के दे रहा है कि आपके प्रीवियस सरप्लस तो खत्म हो ही गए, साथ साथ 1.5 मिलियन का, साथ साथ 1.5 मिलियन का आपने ऑल टुगेदर एक फर्दर रीवैल्यूएशन लॉस बुक किया है। ये बात आई समझ? वो कह ये रहा है कि भाई आपने जब अपना सरप्लस को रिवर्स किया तो आपने मजीद 1.5 मिलियन का क्या बुक किया है? रीवैल्यूएशन लॉस बुक किया, क्योंकि वो लिख के दे रहा है ना, एक्सेस ऑफ दीज लॉसेस ओवर प्रीवियस सरप्लसेस हैज लेड टू चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ 1.5 मिलियन इन एडिशन टू द नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज। बोल रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज तो वही हुआ है, उसके साथ साथ ये रीवैल्यूएशन लॉस भी चार्ज हुआ है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके पास जल्दी से मेरे बच्चों, आपके पास ओपनिंग 4.5 मिलियन था क्योंकि रुपीज इन 1000 है, ऐसा है? 4.5 मिलियन तो रिवर्स हुआ ही हुआ, और साथ साथ 4500 के अंदर मैं 1500 ऐड कर दूं तो कितना आ गया? 6000। यानी इस साल आपका जो रिवर्सल है वो पूरा 6000 का, वो यहां पे लिख के भी दे रहा है। प्रॉपर्टीज इंपेयरमेंट लॉसेस सफर किया है 6 मिलियन का, तो 6 मिलियन का पूरा लॉस ये है, बट 6 मिलियन में से 4500 कहां से रिवर्स हो रहा है? रीवैल्यूएशन सरप्लस से। बाकी कहां से? पीएनएल से। पहले बताओ ये बात क्लियर है? जल्दी से ऑनलाइन वालों। तो मैंने कहा रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से मेरा पीपी जो है 4500 से कम हो गया होगा, ऐसा ही है भाई? मेरा पीपी 4500 से कम हो गया होगा, और फिर रीवैल्यूएशन लॉस की वजह से जो कि कहां चार्ज हुआ होगा? पीएनएल में। कितने का है वो? 1500 का, ये यहां चार्ज हो गया होगा। अच्छा अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गई, कौन सी फिगर? बैलेंसिंग फिगर कितने की? 900 की। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं अगर मुझे असल जीपी रेशियो देखना है, असल जीपी रेशियो सिर्फ गुड्स वाला, ना कि कोई एलोकेटेड, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर मेरे पास ये जो है नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं। कौन से एक्सपेंसेस हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस है। पहले बताओ क्या ये दोनों सीओजीएस में चार्ज हुए हैं? हाँ भाई, क्या ये दोनों सीओजीएस में चार्ज हुए हैं? यस सर, डेफिनेटली हुए हैं। तो मैंने ये कहा कि सर अगर इफ आई वांट टू कैलकुलेट माय जीपी रेशियो, तो मैंने सिंपल एक काम ये किया, इस 25,500 में से क्या माइनस कर दूं? 2400। ये मेरे पास आ गया ये वाला अमाउंट, ये हो गया 6400। ये अमाउंट आ गई, ऐसा ही है? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, ऐसा है? तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कराऊं और इसको इससे डिवाइड कराऊं तो अभी भी मेरा जो जीपी रेशियो है क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। अच्छा तो अब जैसे यहाँ पे आसान ने ये कहा कि सर लास्ट ईयर की भी तो डेप्रिसिएशन होगी, तो हम एक काम ये करते हैं, डेप्रिसिएशन को रहने दे के सिर्फ रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट हटाते थे, क्योंकि वो एबनॉर्मल है।
भाई डेप्रिसिएशन तो पिछले साल भी होगा, इस साल भी है। जो एबनॉर्मेलिटी है वो किसकी है? हाँ भाई, रीवैल्यूएशन की, ये वाली है। तो हमने क्या किया, जो एबनॉर्मेलिटी है ये रीवैल्यूएशन की, हमने क्या किया भाई, यहाँ से हमने इसको ऑल टुगेदर सिर्फ यहाँ से लिंक लगा दिया, ये रहा। वो कितना है भाई, 1500 का, ऐसा ही है। हमने कहा कि भाई ये आंसर आ गया। तो अभी भी आपका जीपी रेशियो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा अगेन देखो, डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी है, डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी है, तो लाइक टू लाइक का कंपैरिजन है। एबनॉर्मेलिटी थी जी, वो किसकी थी, रिवैल्यूएशन लॉस की, वो मैंने अलग से कर दी। भाई बात क्लियर है, जल्दी बताओ। अच्छा सिर्फ रेशियो निकालने के नंबर नहीं है मेरा भाई, रेशियो निकालने के नंबर नहीं है कमेंट करने के नंबर है। तो हमने कहा कि सर डायरेक्टर्स कंटेंशन दैट जीपी रेशियो हैज इम्प्रूव्ड इज, हाँ भाई क्या लिखेंगे, रॉन्ग, बिकॉज जीपी रेशियो हैज बीन डिक्रीज। हाँ भाई कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है, हाँ भाई 9% से, हैज बीन डिक्रीज बाय 9% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सही है जी। अब लिखना है आपने रीजन, अब बताना है कि क्यों हो सकता है ऐसा। दिस माइट बी ड्यू टू डिक्रीज इन सेलिंग प्राइसेस, ड्यू टू डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन। क्योंकि सवाल अगर आप पढ़ेंगे वो बोल रहा है इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई हुई है, तो आप जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो आपको बेचने के लिए अपनी प्राइसेस क्या करनी होंगी, कम करनी होंगी। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, दिस माइट बी ड्यू टू डिक्रीज इन सेलिंग प्राइसेस ड्यू टू डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशन, और माइट बी हमने लिखा और माइट बी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल या स्टॉक। ये आपने लिखा तो आपको समझ आएगा कि भाई आपने कमेंट्री की है इसके ऊपर। पहले बताओ ऑनलाइन वालों और आप सब, ये बात क्लियर है? तो आपने ये देखना था कि भाई जीपी रेशियो जो है क्या वो वाकई में, देखो वो क्या कह रहा है, आपने चैलेंज करना है उसको। कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, बैंक रेट इंक्रीजेस, गलत गलत गलत। देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे मार खा गए। आपकी जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है बैंक रेट के इंक्रीज होने की वजह से, उसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। अनीब बात क्लियर है? अनीब जल्दी बताओ, आपने अगर बैंक की बोरिंग इंक्रीज की है, दैट हैज नथिंग टू डू विद योर सीओजीएस, उसका इम्पैक्ट कहाँ आता है, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। तो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब ये है कि आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी, ना कि सीओजीएस इंक्रीज होगा। हाँ जी बात क्लियर है? रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होगी, कैसे होगी मेरा भाई, कैसे होगी, कैसे हो सकता है? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? रॉ मटेरियल का क्या लेना देना है इंटरेस्ट से भाई? रॉ मटेरियल का इंटरेस्ट के क्या ताल्लुक है, पहले इसका जवाब दो मुझे। हाँ, रॉ मटेरियल तो आप सप्लायर से खरीद के आओगे ना, अब या तो उसको पैसे दोगे या उधार पे लोगे। अब तुम अगर यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट चिपकाओगे तो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट तो लगता ही क्वालिफाइंग एसेट्स पे, बने बनाए एसेट्स पे बोरिंग कॉस्ट लगता है? नहीं लगता। अनीब क्या हो गया बाबू, ये लाइन आइटम है जो इंटरेस्ट को हिट करेगा, ये वाला फाइनेंस कॉस्ट। अनीब बात क्लियर है? जल्दी बताओ सर। जिससे हम बाय करेंगे उसकी कॉस्ट भी तो इंक्रीज होगी, उसकी कॉस्ट भी। बेटा हम यहाँ पे एनालिसिस किसके कर रहे हैं, उसके या अपने? पहले इस बात का जवाब दो। हाँ भाई, उसके या अपने? पहले इस बात का जवाब दो जल्दी। एनालिसिस उसके हैं या अपने? अपने है ना, तो मैं उसके घर की पंचायत क्या करूं, पहले अपना चूल्हा तो जला लूं। यहां पे देखो लिखा हुआ भी है ना, दिस माइट बी ड्यू टू डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस ड्यू टू डिप्रेस इकोनॉमिक कंडीशन, और माइट बी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमने लिख तो दिया कि ऑलरेडी इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, यू डोंट हैव टू लिंक दिस विथ योर बोरिंग कॉस्ट। सही है? तो ख्याल से चलें जी, पहला कंटेंशन क्लियर हो गया कि उसने, डायरेक्टर ने सही कहा था गलत कहा था?
गलत कहा था, तो आपने ये बता दिया उसको। चलिए जी, और आपने उसको कमेंट्री करके बता भी दिया भाई डिक्रीज हो रहा है, ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि भाई जैसी बात है डिप्रेस इकोनॉमिक कंडीशन है जिसकी वजह से हमने सेलिंग प्राइसेस को क्या किया होगा। अच्छा चलो एक और बात सुनो, अगर मेरे यूनिट्स कम बिके तो भी जीपी कम होगा। अगर पिछले साल के मुकाबले में मेरे यूनिट्स कम बिके तो जीपी कम होगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी से बताओ। नहीं होगा, वेरी गुड, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यूनिट्स कम बिकने से अमाउंट वाइज कम होगा, परसेंटेज वाइज कम नहीं होगा। यानी पहले अगर मैं एक यूनिट बेचूं और 100 रुपए का यूनिट है, सही जो 70 रुपए में मैं खरीद के आता हूं, तो 30% का मार्जिन है। तो ऐसे 10,000 यूनिट बेच दूंगा तब भी मार्जिन कितना होगा, 30%। तो याद रखिएगा पर यूनिट का आपका मार्जिन क्या रहता है, सेम रहता है। सही है जी, इस बात को याद रखिएगा। चलें, अच्छा डायरेक्टर का दूसरा कंटेंशन देखते हैं। डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि उनकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। तो वो कह रहा है प्लीज आप इस वाले हालात वाकयात पे कमेंट करके दिखाएं। ओवर लिक्विडिटी पोजीशन, हाँ भाई लिक्विडिटी रेशियोज याद हैं, कौन से होते हैं, क्विक रेशियो और करंट रेशियो और डेटर टर्नओवर डेज, ये भी लिक्विडिटी चेक करने के लिए होते हैं। डेटर टर्नओवर डेज हो गए। लिक्विडिटी रेशियो में आई डोंट थिंक कि सिर्फ करंट और क्विक आता है। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर लिक्विडिटी टेस्ट करने के लिए कि आपके पास कितना पैसा अवेलेबल रहता है, आप उसके लिए डेटर डेज भी देखते हैं, डेटर टाइम्स भी देखते हैं, याद आ रहा है। दूसरा आप क्रेडिटर टर्नओवर डेज भी देखते हैं, क्रेडिटर टाइम्स भी देखते हैं। तीसरा इन्वेंट्री टर्नओवर डेज भी देखते हैं और इन्वेंट्री टाइम्स भी देखते हैं। बैंक लोन ऑल टुगेदर ना, मैंने करंट और नॉन करंट में बाइफर्केशन की भी नहीं है ना मेरी जान, पर ये तुम नॉन करंट ले लो उसको, कंसिडर दिस एज नॉन करंट। सही है, यस। चलें जी, अनीब मुझे बता दें कि अगर मैं 2021 की बात करूं, यस हटाना पड़ेगा नबील, 2021 की बात करूं तो आपको फॉर्मूला पता है ना, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यही है ना। ओके, आप ज़रा मुझे बताएं कि करंट एसेट्स लास्ट ईयर के ये हैं, ऐसा ही है, और करंट लायबिलिटीज आपकी लास्ट ईयर की ये है, चेक कर लो। तो हमारे पास जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 0.91 टाइम्स, कौन सा, 2021 का, ऐसा ही है। हमने कहा कि आप ये देख के बताएं अगर मुझे कि हमारे पास इस साल फिर करंट एसेट सेम है, और जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं वो कुछ ये हैं। तो अगर हम यहाँ पे रेशो निकाल के देखें तो 1.5 टाइम्स आ रहा है। हाँ जी, ऐसा है। तो आप कह रहे हैं कि सर अभी तक तो लग रहा है कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी हुई है, पर हमने कहा ये तो हमने निकाल लिया था करंट रेशियो, अब हम निकाल लेते हैं क्विक रेशियो। अच्छा, इसमें से आप करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दें, इन्वेंट्री कटा दें, उल्टा कर दिया मैंने। अच्छा, नीचे आगे पीछे हुआ है, सॉरी। तो हम
यहाँ पे और यहाँ पे, यूं सही है जानी? बैलेंस शीट में आगे पीछे हुआ ऐसा है ना? अब सही है जानी? ओके। अच्छा अब हम देखें अगर, तो हमारा वैसे अभी अभी एज ऑफ नाउ लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होते हुए दिख रही है, डिक्रीज होते हुए दिख रही है? जल्दी बताओ। अब अगर हमने ईयर सही कर दी है, हाँ जी देखो ईयर्स ये थे ना, ये 2021 है, ये 2022 है, सही है जी? डिक्रीज होते हुए दिख रही है, ऐसा है। अच्छा पर एक चीज़ सही कर लेते हैं इसमें मेरे बच्चों, एक चीज़ सही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका पैटर्न ऐसा है, तो मैं इसको 2021 कर लेता हूँ और इसको 2022 कर लेता हूँ, क्योंकि ये सेम होता है हमेशा। कंपैरेटिव लास्ट ईयर आता है, करंट इधर आता है, सही है? तो हम इसको ऑल टुगेदर ऐसे ही रहने देते हैं, सही है? इंप्रूव होते हुए दिख रही है, अभी ऐसे कर लेते हैं, सही है? कॉन्सेप्चुअली तुम लोगों को पता है। अच्छा अब मैंने कहा कि सर अगर मैं 2021 का यहाँ पे सम करूँ और इन्वेंट्री को हटा के करूँ, तो हमने कहा ये अमाउंट आ गई, और हमने कहा लायबिलिटीज़ को हम सम कर लें, जो कि ये रही। तो हमारे पास अब जो ये रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? 0.55 टाइम्स, ऐसा है। और हमने कहा कि भाई अगर मैं मेरे बच्चों सम करूं इन दोनों का इन्वेंट्री को हटा के, सही है, और फिर मैं लायबिलिटीज का सम करूं, लायबिलिटी विल रिमेन सेम। अच्छा लायबिलिटी में पिछली बार, हाँ बिल्कुल सही है, ये आ गया। अच्छा अब लायबिलिटी रहेगी बिल्कुल सेम, और लायबिलिटी का मैं लिंक ला देता हूँ यहाँ से। तो मुझे बताओ कि सर अब अगर मैं देखूँ 0.81, अच्छा अब मुझे वैसे देख के बताओ मेरे बच्चों जल्दी से, क्या मेरी वाकई में अब लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होते हुए दिखती है? हाँ जी, क्या मेरी वाकई में लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होते हुए दिखती है? हसन कह रहे हैं यस सर बिल्कुल इंप्रूव, बच्चे कह रहे हैं यस सर बिल्कुल इंप्रूव, बिकॉज कि हमारा जो करंट रेशियो है वो भी इंप्रूव हो रहा है, क्विक रेशियो भी इंप्रूव हो रहा है। अगर क्विक रेशियो इंप्रूव नहीं हो रहा होता तो मैं कहता कि मेरी इन्वेंट्री जमा हुए जा रही है और वो बिक नहीं रही है, तो वो एक मैनिपुलेशन होती। ऐसा है भाई? हमने कहा करंट रेशियो हैज बीन इंप्रूव्ड बाय, कितने टाइम्स इंप्रूव हुआ है जल्दी बताओ? हाँ भाई 1.5 में से 0.91 माइनस करो, 0. करंट एंड क्विक रेशियो हैज बीन इंप्रूव बाय 0.59 एंड इन दोनों का डिफरेंस लो 0.81 और 0.55, .26। This indicates that liquidity position of the company has been improved. ऐसा है, और फिर रीजन दे दो, एज द कंपनी विल हैव सफिशिएंट, हाँ भाई कंपनी विल हैव सफिशिएंट करंट एसेट्स टू सेटल इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। ऐसा है भाई कि कंपनी के पास इतने सफिशिएंट एसेट्स अवेलेबल होंगे ताकि वो अपनी करंट ऑब्लिगेशंस को सेटल कर पाए। इवन मैं क्विक रेशियो के पर्सपेक्टिव से भी देखूं, ऐसा है। सर अगर ये 6 से 7 मार्क्स का होता तो इस पर कमेंट करते या टैब में फर्दर डिस्क्लोज करते? नहीं भाई, कमेंट्री तो आपने करनी है, उसने यही तो आज देखना है कि क्या इस बच्चे को लॉजिक पता है कि चल क्या रहा है।
सही है। हम लिखते हैं यहां पे मोर क्लियर पिक्चर अबाउट द एफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी कैन बी सीन फ्रॉम वर्किंग कैपिटल रेशियोज। हाँ भाई, वर्किंग कैपिटल रेशियोज निकाल लें। अच्छा, वर्किंग कैपिटल रेशियोज के अंदर सबसे पहले आप मुझे निकाल के दें डेटर डेज। हाँ देखो, लिक्विडिटी के लिए तो आप देख लोगे ना। अच्छा देखो, लिक्विडिटी का पहले मतलब समझो। लिक्विडिटी का मतलब ये है, ऑन 30 सितंबर कहां पर, दो 2020 की दी हुई है, यानी बेटा वो 2020 की इन्वेंट्री दी हुई है। हाँ भाई, डेटर डेज बताओ। चेक करो, ये आ रहे हैं। हाँ भाई, ये आ रहे हैं। अच्छा अब देखो, सारे आंकड़े तुम्हें बैठते हुए देखेंगे। देखो, लिक्विडिटी पोजीशन को असेस करने का तरीका सिखा रहा हूँ। पहले कितने दिनों में पैसे आ रहे थे? 28 डेज में। अब कितने दिनों में आ रहे हैं? 27 डेज में। क्या लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी का मतलब है पैसा जल्दी आना। क्या जल्दी आ रहा, नहीं आ रहा? इंप्रूवमेंट आई है या फिर बेकार हुई है? इंप्रूवमेंट आई, तो यहाँ से एविडेंट है वो। पहले बताओ, ये बात क्लियर है जानी जल्दी से। वेरी गुड। तो आप हर एक एंगल देखें, हर एक एंगल देखो। यहां पे लिखेंगे क्या? इट कैन बी सीन दैट रिकवरी फ्रॉम डेटर्स हैव बीन इंप्रूव्ड एज डेज हैव बीन डिक्रीज्ड। चलें जी, बिल्कुल वेरी गुड मुस्तफ़ा। ऐसा ही है कि लेस चांसेस ऑफ बैड डेट्स, बिल्कुल ऐसा है। चलें जी, अब मुझे बताएं इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला याद है? अच्छा, जैसे कुलसुम ने यहाँ पे लिखा है कि अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। मुझे बताओ, अगर अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट होता तो क्या वो, पहले बताओ, आपका नुकसान होता फ़ायदा होता? जल्दी बताओ बच्चों। अगर मैं अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दे रहा हूं तो क्या मेरा फ़ायदा है, नुकसान है? नुकसान है। तो कुलसुम, अगर मैं यहाँ पे देखूं ओवरऑल तो आपको पीएनएल में कहीं ऐसी चीज़ नहीं दिखती। ऐसा ही है, पीएनएल में कहीं ऐसी चीज़ नहीं दिखती। सही है। हाँ, अगर आपको एग्जामिनर ये कहे कि ये बताओ कि रीज़न क्या हो सकता है, बात समझिएगा। अगर आपको एग्जामिनर कहे कि ये बताओ कि रीज़न क्या हो सकता है आपकी जल्दी रिकवरी का, तो आप क्या कहेंगे? कि अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट्स होंगे। पर अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट्स की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? हिट होगी, क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ेगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। सही है। तो वो रीजनिंग में लिखना है कि दिस माइट बी ड्यू टू द अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दैट हैज बीन गिवन बाय द कंपनी। पर इसमें ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है। हाँ जी, इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला याद है? क्या होता है?
कॉस्ट ऑफ सेल्स नीचे रखेंगे और इन्वेंट्री ऊपर रखेंगे, ऐसा ही है। तो सर अगर हम इन्वेंट्री को उठाएं और उसको डिवाइड कर दें किससे, COGS से, हाँ जी, और उसको मल्टीप्लाई करें 365 से, नहीं एवरेज नहीं, 2 सालों का कंपैरिजन है ना, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके पहले का मेरे पास अवेलेबल नहीं है ना आसान। अच्छा, हमने लिखा इन्वेंट्री डेज हैव बीन इंक्रीज, दिस इंडिकेट्स दैट कंपनी इज फेसिंग डिफिकल्टी इन सेलिंग इट्स सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। नहीं, इन्वेंट्री भी नहीं, देखो फिर बात समझो ना, इन्वेंट्री भी एवरेज नहीं लेंगे, ये भी एवरेज नहीं लेंगे। अच्छा, एवरेज ले भी लो तब भी तुम्हारी जात पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, दोनों में डिवाइड बाय 2 हो जाएगा भाई, दोनों में डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना मेरे बच्चों, सही है। इसको उससे डिवाइड करोगे, उसको उससे डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय 2 का इम्पैक्ट तो वही हो जाएगा ना, तो नॉट नेसेसरीली लेने की नीड नहीं है कोई, सही है। अच्छा भाई आगे सुनो मेरे बच्चों जल्दी, inventory days have been increased, this indicates that the company is facing difficulty in selling some of its products, ऐसा ही है। अच्छा, और there might be some damaged goods that needs to be written down to its NRV, ऐसा है भाई। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ भाई, देखो यहां से तो पता लग रहा है, अब देखो इसको लिंकेज करते हैं, हम इसकी लिंकेज करते हैं, इसकी लिंकेज करते हैं। आपका करंट रेशियो बताओ क्या था, अच्छा था बुरा था? हाँ भाई करंट रेशियो जल्दी बताओ। करंट रेशियो अच्छा हुआ था, बट एक चीज याद रखें, करंट रेशियो अच्छा होने की वजह एक इन्वेंट्री भी है, और इन्वेंट्री का बल्क में जमा होना इज नॉट अ गुड इंडिकेशन। इन्वेंट्री का बल्क में जमा होना इज नॉट अ गुड इंडिकेशन, क्योंकि देखो इन्वेंट्री अगर बिकती रहेगी तो सही है, पर यहां पे इन्वेंट्री आपको बिकते हुए नहीं दिख रही है क्योंकि उसके अंदर 5 दिनों की इन्हांसमेंट आई है। तो करंट रेशियो आपको चले सही है, अच्छा दिख रहा है, पर वो करंट रेशियो में इंक्रीज की वजह क्या है? इन्वेंट्री। क्लैरिटी है? ऐसा है जैसे आसान करेंगे सर, ऊपर रिसेशन की बात की हुई, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि अगर रिसेशन की बात की हुई है तो ये आंकड़े आपस में बैठते हुए दिखते हैं ना, कि रिसेशन है तो इन्वेंट्री बिक नहीं रही, इन्वेंट्री नहीं बिक रही है, तो इस वजह से मेरा करंट रेशियो क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। तो मैंने जब क्विक रेशियो निकाल के देखा तब भी इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे सुकून आ गया कि चलो पैसे आ रहे हैं इन्वेंट्री को हटा के। पर अगर इन्वेंट्री को इंक्लूड करके देखूंगा, कल को अगर मेरे रिसीवेबल भी फंस गए तो क्या मेरी लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर होगी या वर्स हो जाएगी? वर्स हो जाएगी। क्लियर है? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों। तो ये डेज आपको हेल्प करते हैं कोलैबोरेट करने के लिए। ऐसा है? जल्दी बताओ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ भाई, इन्वेंट्री डेज भी आ गए हमारे पास, इसके बाद आपके पास आ गए क्रेडिटर डेज। हाँ जी, क्रेडिटर डेज आप निकालें जल्दी से। इसका फॉर्मूला ये होता है कि भाई आप ट्रेड पेबल को ऊपर रखेंगे और परचेजेस को नीचे रखेंगे।
हाँ भाई, मेरे जो डेज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 40.24, यही है। परचेजेस निकाल लिए थे तुम लोगों ने? परचेजेस आ रही है आपकी 25,400 की। और करंट ईयर की अगर परचेजेस निकाले हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारी? हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है 1900 की, सही है जी। COGS प्लीज सुनिएगा, COGS के अंदर जो मुझे गिवन है, हाँ भाई सवाल में गिवन कितनी है COGS? 25,500 की। इसमें से आप वो लॉस हटा दें जो कि P&L में बुक हुआ हुआ है, कितने का? 1.5 का था ना, 1500 का। इसमें से आप डेप्रिसिएशन भी हटा दें। हाँ भाई, डेप्रिसिएशन कितनी थी आपकी? 900 की। चेक कर लेते हैं, ये भी हमने निकाली थी डेप्रिसिएशन। तुमने कहा ये हिसाब किताब हो गया सर, इसका हम डी अकाउंट बना लें तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आ जाएं जी। हाँ भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आप कह रहे हैं कि सर आपके पास आ रही है 1900 की। क्लोजिंग इन्वेंट्री आप कह रहे हैं आपके पास आ रही है सर 2200 की। अच्छा, मैंने जब COGS यहाँ पे पार्क की तो COGS के अंदर बाकी चीज़ें भी हैं, COGS के अंदर बाकी चीज़ें भी हैं। अच्छा, वो जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं? हाँ भाई, डेप्रिसिएशन और वो भी है ना, तो पहले मैंने यहाँ पर रखा COGS। पर अगर मैं, प्लीज़ सुनिएगा क्योंकि ये इन्वेंट्री का अकाउंट है, इस इन्वेंट्री के अकाउंट में सिर्फ इन्वेंट्री का आना और इन्वेंट्री का जाना होना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई अगर मेरी 25,500 की टोटल COGS है तो इसमें कुछ ये एलोकेटेड है और कुछ ये एलोकेटेड है। इसको हटा दूंगा तो क्या मुझे जेन्युइन इन्वेंट्री मिल जाएगी? 900 है, ये रहा जी। तो आपने कहा 25,500 माइनस 1500 माइनस 900, ये आ गई, ये जेन्युइन COGS आ गई इन्वेंट्री से पर्टेनिंग। तो हमने कहा इसमें मैं ये प्लस करूंगा और ये माइनस करूंगा तो 23,400 की अमाउंट आ गई। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हम इसका अकाउंट बना चुके हैं। हाँ भाई, तो आपने कहा कि यहाँ पे मैं रखूंगा 23,400। ट्रेड पेबल देखो 2000 ही है, तो अगर ट्रेड पेबल मेरा 2000 है तो मैंने इसको इससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 365 से। हाँ जी सर, ये डेज इम्प्रूव हो गए, ये डेज क्या हो गए? इम्प्रूव हो गए। बताओ ये अच्छी निशानी है या वही निशानी है? अच्छी निशानी है। हाँ जी, अनीब कह रहे हैं अच्छी निशानी है। अच्छी निशानी नहीं है, चलो और तो इसको भी कंक्लूड करते हैं, हम और प्रैक्टिस रख लेंगे इसकी रेशियोज की। इधर देख लो, मैंने कहा डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और क्रेडिटर डेज। प्लीज़ यहाँ पे बहुत फोकस होकर देखिएगा। मैंने कहा कि सर इन्वेंट्री कितने दिनों में बिक रही है? 28 में, और बिकने के बाद फिर भी पैसे फंसे रहेंगे, कब आएंगे? 26 दिनों में। कुल मिला के मेरे पास 55 दिनों में पैसा रियलाइज होगा। कितने दिनों में? पर मुझे अपने क्रेडिटर को 40 दिनों में पैसे पे करने हैं। कितने दिनों में? 40 दिनों में। तो मुझे आपको नहीं लगता कि 14.83 डेज के लिए फाइनेंसिंग लेनी होगी, उधार लेना होगा? क्योंकि भाई क्रेडिटर तो आगे सर पे खड़ा हो जाएगा ना, बोलेगा ला पैसे दे मुझे, क्योंकि मैंने उसको कितने दिनों में देने का वादा किया है? 40 दिनों में। जबकि मुझे पैसे कितने दिनों में मिलेंगे? क्योंकि जब इन्वेंट्री खरीद के लाऊंगा उससे 28 दिन तो उसको बिकने में लगेंगे, और फिर बिकने के बाद भी पैसा कब आएगा? तो मैंने उससे क्रेडिट पीरियड कितने दिनों का लिया हुआ है? 40 का। तो वो तो 40वें दिन पे आके खड़ा हो जाएगा मेरे पास।
तो मुझे क्या 15 दिनों के लिए अप्रॉक्स लोन लेना होगा, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंसिंग। और शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंसिंग की वजह से मेरे पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से मेरा जो पीएनएल है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा है? जल्दी बताओ भाई। नॉट अ गुड थिंग ब्रो, अच्छी चीज नहीं है। अच्छा भाई, अब चले मुझे बताएं, अब मैंने ये कहा कि हमारे पास, हाँ भाई अब बताओ, तुम तो कह रहे थे ना लिक्विडिटी पोजीशन बेहतर हुई है, तो आप ये बताएं देख के कि आपके पास अब कितने दिनों में पैसे आ रहे हैं, तो पहले से अच्छा है बुरा है? तो आप देखें, क्योंकि क्योंकि मसला क्या है, मसला ये है कि आपकी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी नहीं है, आपकी वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी नहीं है। आपने इन्वेंट्री डेज, आप देखें इन्वेंट्री डेज तो आपने क्या किए हैं, अगर ऑल टुगेदर आप देखें, अच्छा ये हमारे पास ये वाले डेटर डेज हैं, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अच्छा भाई, अब देखें डेटर डेज तो आपने इंप्रूव किए हैं, पर आप कहाँ मार खा गए, इन्वेंट्री में। तो अब आपके पास इन्वेंट्री बिकने के बाद भी 27 दिनों में पैसा आएगा, तो टोटल पैसा कितने दिनों में आएगा, 58 डेज में। आपका क्रेडिटर आपको बोलेगा भाई कितने दिनों में पैसे दो, 31 दिनों में। तो मुझे एक बात बताओ, अब आपको फाइनेंसिंग कम टाइम के लिए चाहिए, ज़्यादा टाइम के लिए? तो आपको इंटरेस्ट कम लगेगा, ज़्यादा? ज़्यादा। तो आई थिंक कि आप लोगों का कैश फ्लो अच्छा है या बुरा है? बुरा है ना। इस वाले केस में आप देखें कि इतने दिनों की फाइनेंसिंग लेनी पड़ेगी, तो दिस विल, अब इस पे आप देखेंगे अंग्रेजी अपनी, दिस विल इंक्रीज दी फाइनेंस कॉस्ट ऑफ द कंपनी एंड अल्टीमेटली इट विल हिट दी प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज कंपनी हैज टू फाइनेंस, लिखोगे इसके अंदर, बिकॉज द कंपनी हैज टू फाइनेंस, कंपनी हैज टू फाइनेंस it from short term borrowing, which will ultimately increase the finance cost and impact profit। ऐसा है? तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करेगा। अब देखो, अब ऐसे तो आप मतलब फॉर्मूले याद करके चले जाओ, कमेंट्री का रट्टा लगा के चले जाओ, तो हर जगह हर चीज़ फिट नहीं होती ना। तो आपने ऑल टुगेदर ख्याल रखना है इन चीज़ों का। पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, ये बात क्लियर है आपको, ये बात क्लियर है? अच्छा जी, अब पूरी लिक्विडिटी पोजीशन को असेस करने के बाद, पूरी लिक्विडिटी पोजीशन को असेस करने के बाद मुझे आप एक बात बताएं कि सर डायरेक्टर का एक और कंटेंशन है, क्या कह रहा है? डायरेक्टर सेज दैट दियर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ओवरऑल कैश फ्लो हैज इंप्रूव्ड। वो क्या कह रहा है कि डायरेक्टर कह रहे हैं कि उनका कैश फ्रॉम ऑपरेशन क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है, और ओवरऑल कैश फ्लो भी इंप्रूव हुआ है। तो अब वो कह रहा है कि भाई, अच्छा इसलिए कह रहा है क्योंकि क्या हुआ है, ये बैंक बैलेंस अच्छा हुआ है। तो आप ये देखें क्या डायरेक्टर का कहना सही है या कैश फ्लो बना के चेक करना पड़ेगा? हाँ जी, बनाना पड़ेगा, तो आप बनाएं। यस, कैश फ्लो बनाना पड़ेगा भाई। नहीं, कंपैरेटिव नहीं, सिर्फ आपने करंट ईयर का बताना है कि वो कह रहा है कि भाई डायरेक्टर कह रहा है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन इंप्रूव हुआ है। हाँ भाई, ये बताओ डायरेक्ट से कर रहे हो आप लोग या इनडायरेक्ट से? इनडायरेक्ट से। चलें इनडायरेक्ट से कर लें।
कैश फ्रॉम ऑपरेशन डिक्रीज, देखो कितना आ रहा है, मेरा यहाँ पे आ रहा है भाई आपका 1950 का, ये रहा। मैंने किया है इसको डायरेक्ट मेथड से। अच्छा डायरेक्ट मेथड से कैसे किया है ज़रा ये देख लो। ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल आपको गिवन है, आपने सेल्स रख दी यहाँ पे, आपको क्या मिल जाएगा, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ऐसा ही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, कैश फ्रॉम कस्टमर डाल दिया 30,100 का। अच्छा कैश पेड टू सप्लायर कहाँ से निकालेंगे जल्दी बताओ, कैश पेड टू सप्लायर कौन से अकाउंट से निकलेगा, ट्रेड क्रेडिटर के अकाउंट से। उसके लिए आपको परचेजेस चाहिए, क्या परचेजेस मेरे पास अवेलेबल थी, ये रही, इन्वेंट्री के अकाउंट में मैंने निकाली थी, याद है, इन्वेंट्री के अकाउंट में जब मैं रेशियोज निकाल रहा था तो मैंने कहा कि भाई परचेजेस यहाँ पे पार्क की तो पेमेंट आ गई, तो मैंने सप्लायर्स को कितनी पेमेंट की है, 24,200 की। मैंने कहा नेट पे 5,900 मेरे पास पैसे आए, बट मुझे बिजनेस चलाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंकर करनी पड़ी, एडमिन के पैसे दिए, तो नेट कितने हो गए 50। तो क्या यहाँ से आप देख के मुझे बताएं क्या लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है या मेरे पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, मेरे ऑपरेशंस में उल्टा पैसे लगे हैं। तो अब वहाँ पे ऊपर डायरेक्टर जो चर्च लगा के बातें कर रहा है वो कह रहा है कि क्योंकि मेरा कैश इंक्रीज हुआ है तो मेरी लिक्विडिटी पोजीशन क्या हुई है, अच्छी हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। अब कैसे नहीं है ज़रा देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने तो इसको बनाया हुआ है पूरा। आपके पास जो पैसे आए ना, पता है कैसे आए, देखिए आपने एक तो राइट इशू किया है, सवाल में लिखा हुआ है, आपने राइट इशू किया है, आपने इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं, तो ये जो पैसे हैं ना आपके पास 3,600 यानी 3.6 मिलियन, ये आपके पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए हैं। आपने असल में अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है और पैसे इन कैश किए हैं, और उल्टा आपने राइट इशू किया है। आपकी लिक्विडिटी पोजीशन तो तब अच्छी होगी जब आप पैसे कहाँ से कमाएं, ऑपरेशन से। कमा तो आप रहे हैं बट आपके पास कैश नहीं आ रहा। ऑनलाइन वालों पहले बताओ ये बात क्लियर है जल्दी से। तो ये इसके कैश फ्लो के ऊपर कमेंट्री है, ये इसके कैश फ्लो के ऊपर कमेंट्री है। It can be seen that the cash from operations is negative और कैश आउटफ्लो है। However, the company is generating cash by selling its investments and proceeds from right issue. वेरी गुड। और देखो मुस्तफा ने बिल्कुल सही बात पिक की, ऊपर लिखा हुआ है कि डिविडेंड भी रिड्यूस किया उसने। पहले पिछले सालों में डिविडेंड दिया करता था वो ज्यादा, अब वो डिविडेंड दे रहा है कम। तो ये देखो डिविडेंड मैंने 400 का निकाला है रिटेन अर्निंग के अकाउंट से। क्लैरिटी है। तो देखो ये एक सॉर्ट ऑफ नया नौयत का सवाल था जो मैंने उसमें कल रात को थोड़ी छेड़खानी करके बनाया। पहले बताओ ओवरऑल गेम समझ आती है, यानी इसमें देखो प्लीज आपने ये लिखना है कि कैश फ्रॉम operations is negative. This shows that company is spending cash on its operations rather than generating, हाँ भाई क्या लिखेंगे, rather than generating cash from operations. Increase in cash is due to the fact that the company has sold या encashed its investments. Further, company has made a right issue to obtain financing in order to support the business. Further, company has also taken a measure to reduce dividend payouts. यानी कंपनी ने डिविडेंड पे आउट को भी क्या किया है, रिड्यूस किया, ताकि कंपनी अपने पास अपने पैसे को होल्ड कर ले। तो बात क्लियर है। तो कैश फ्लो के ऊपर उसने ऐसा आज तक कोई कमेंट्री पूछी नहीं थी, तो वो ये रही, आपको देख के समझ आ रहा है कि पैसा आया कहाँ से।
और अगर इस सवाल में ये होता कि आप पीपी बेच के पैसा लेके आ रहे हो तो वो अच्छी बात है, बुरी बात है, क्योंकि आप ऑपरेशंस का पीपी उठा के बेच रहे हैं, आपके पास ऑपरेशन चलाने के पैसे नहीं है। यहाँ तक क्लैरिटी है? तो आप बताएं कि अगला जो है वो कोई और टॉपिक या रेशोज़ ही करें? रेशोज़ ही करते हैं। तो हम एक और सवाल बनाते हैं इसका, क्या कहते हैं जी? रेशो, चलें जी रेशो करते हैं, इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं जी अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।